हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो बेटा आप सब लोग। आज की वीडियो में हम साइंस का पेपर देखेंगे, ठीक है। और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके 10th क्लास के बन सकते हैं उनके सॉल्यूशंस भी देखेंगे और थोड़ा थोड़ा समझेंगे। ओके, तो आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखना है। देख सकते हो आप लोग 10th क्लास का पेपर है, ठीक है। और 2022 लेटेस्ट एग्जाम जो पैटर्न आप लोगों का रहा था वो है। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, क्या रहेगा और क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे रहेंगे विद आंसर्स हम लोग याद करते हुए चलेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो होने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का है, विद्युत टोस्टर तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। किस लिए जो है टोस्टर वगैरह और प्रेस वगैरह हम लोग जो घर में यूज़ करते हैं ना, वो मिश्र धातु मतलब मिक्स मेटल की क्यों बनाई जाती है। तो इसका आंसर देखते हैं। जो ये चीज़ें होती हैं ये मिश्र धातु की क्यों यूज़ की जाती है। मिश्र धातु मतलब प्योर मेटल की यूज़ नहीं की जाती, इसके अंदर मिक्सचर होता है कुछ मेटल्स का। तो क्योंकि इनका गलनांक जो होता है वो अधिक होता है, ठीक है। मिश्र धातुओं का गलनांक अधिक होता है, मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ गर्म हो जाए तो वो पिघलेगी नहीं। ओके, तो एक मेन पॉइंट तो यही हो जाता है जो कि 3rd नंबर पर यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। देन उसके बाद में आ जाता है मिश्र धातु की प्रतिरोधकता शुद्ध धातु से अधिक होती है। अब प्रतिरोधकता अधिक है तो वो ज़्यादा टाइम तक वो चीज़ चलेगी, ठीक है, और ज़्यादा टाइम तक यूज़ हो सकती है। तो इसलिए भी इनको मिश्र धातु के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अतिरिक्त मिश्र धातु का ऑक्सीकरण भी उच्च ताप पर नहीं होता, या ये उच्च ताप पर नहीं जलती हैं। मतलब अगर बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज हो जाए, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो ये चीज़ें जो हैं वो जलती नहीं है, पिघलती नहीं है। क्योंकि देखते हो ना आप लोग, लोकल चीज़ें जो हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, पिघल जाती हैं। तो इसीलिए इसका आंसर ये बनेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चलें, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के अंदर मतलब कि अंतर क्या है, मतलब कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के अंदर डिफरेंस क्या है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या बनेगा। अगर डिफरेंस की मैं बात करूं तो उत्तल दर्पण जो है वो एक गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल बाहर की ओर होता है। तो आप सिंपल इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। उत्तल दर्पण जो है वो बाहर की ओर होता है, ठीक है, और उसका वक्र जो है वो बाहर की ओर होता है, तो उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। और जो अवतल दर्पण है सिंपल उसका वक्र जो है वो अंदर की तरफ होता है। तो आप इसको सिंपल भाषा में लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको सेम यही चीटिंग करके लिखना है कि हाँ याद नहीं हो रही, बहुत मुश्किल लैंग्वेज है। तो मुश्किल नहीं है, आसान अपनी भाषा में लिखो। जो उत्तल दर्पण है वो बाहर की तरफ होता है और जो अवतल दर्पण है वो अंदर की तरफ होता है, ठीक है, उसका वक्र। और यह सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। जो उत्तल दर्पण है वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, मतलब कि रियल इमेज बनाता है, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनाता है उत्तल दर्पण। यह प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है। कौन सा, उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण क्या करता है, यह प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है, ठीक है। तो आई होप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, बहुत ही इजी है। तो ये डिफरेंस है। और अगर आप इसकी फिगर भी बना के आते हैं ना, उत्तल दर्पण सिंपल सा बना देना आप लोगों को। सिंपल सा आपको ब्रैकेट बनानी है बस, एक ब्रैकेट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड वाली, एक राइट हैंड साइड वाली। तो इसको सीख लो और बहुत ईजी है, तो ये आप लोगों के काम आएगा। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब जो ये आप लोगों के क्वेश्चंस है ना, देखिए 5-5 नंबर के, 3-3 नंबर के पूछे जाएंगे और जो कि थोड़े से बड़े हैं। विद्युत मोटर के सिद्धांत का वर्णन आ रखा है, ठीक है, और उसका वो आपको ड्राइंग भी बनानी है। परिनालिका से क्या अभिप्राय है, ठीक है, और फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम और वाम हस्त नियम। ये 4 क्वेश्चन जो हैं ये तो रट के ही जाने हैं आप लोगों ने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आएंगे ही आएंगे आपके पेपर में, ठीक है। तो एक बार मैं इसका थोड़ी सी झलक दिखा देती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन है। जैसे अगर हम बात करें कि विद्युत मोटर वाला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले तो आपको इसकी फिगर बनाने आनी चाहिए, बहुत इजी है, ठीक है। देखिए सरल विद्युत मोटर आपको दिख सकता है यहाँ पर कि कितना इजी तरीके से इन्होंने बना रखा है। तो ये आपको सीखना ही है, ठीक है। और ऊपर आप देख सकते हो कितनी बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, 2017, 18, 19 सब में। तो इसके बाद में जो है आगे का थोड़ा सा और देखेंगे अगर, तो इसका सिद्धांत आ जाता है और विद्युत मोटर की कार्यविधि आ जाती है, जो कि ईजी ही है, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। रटना मत, सिर्फ समझना। अगर समझ के करोगे तो हो जाएगा। सिद्धांत क्या है, विद्युत मोटर धारावाही चालक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में अनुभव किए गए बल के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। जो फोर्स लगती है उसके ऊपर 2 बल विपरीत दिशाओं में एक दूसरे के समान तथा विपरीत हैं। क्योंकि वे भिन्न रेखाओं में कार्य करते हैं इसलिए वे घूर्णन गति करवाते हैं। तो भाषा आपको थोड़ी सी मुश्किल लग सकती है, लेकिन आप लोगों को इनको समझेंगे अगर तो ये आराम से हो जाएंगी, ठीक है। यूट्यूब पर बहुत वीडियोस हैं, आप लोग वहाँ पे डीपली ये चीज़ें समझें तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प होगी, ठीक है। चाहे हिंदी मीडियम है चाहे इंग्लिश मीडियम है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी और ये जो मोटर वाला क्वेश्चन है इनको कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है परिनालिका वाला। परिनालिका से क्या अभिप्राय है, एक परिनालिका में विद्युत धारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को आरेखित कीजिए। और इसके अलावा में फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। तो ये 3 नंबर और 2 नंबर में आपसे पूछा गया है।
परिनालिका के अंदर आप लोगों को एक डायग्राम बनाना है जो कि बहुत इजी है। और क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग, कि ध्यान रखना है कि अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आपको जिस क्वेश्चन के अंदर परिनालिका दिखेगा समझ जाना कि यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो और सबसे ऊपर जो क्वेश्चन है उसके अंदर परिनालिका नहीं लिखा है, लेकिन व्याख्या करनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो दिशा यही बताती है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आप देख सकते हैं, इसको लिखना है आपको। और इसके अलावा में ये डायग्राम जो है ये बनाना है किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर तथा उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं। तो बहुत ही ईजी है, ज़्यादा आप लोगों को इस पर मेहनत नहीं करनी है, बस जो डायग्राम है वो बनाना सीख लो बच्चे, जो डायग्राम्स इसमें पूछे गए हैं। और इसके अलावा में जो आगे एक्सप्लेनेशन है वो आप बना के अपनी भाषा में लिखो, जैसे मर्जी करो। नहीं आएगा समझ तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है, लेकिन आपको इसको करना ही है। उसके बाद आता है चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इसके लिए जो है फिर इसके कारक आ जाएंगे। तो फर्स्ट कारक यहाँ पर देखिए क्या आ जाता है, चालक में धारा के परिमाण पद, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, मतलब सेम होता है। चालक से दूरी, किसी चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तार से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। और उसके बाद दक्षिण हस्त नियम आ जाता है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको करके जाना है। वाम हस्त नियम में जो वो भी आपको करके जाना है। अगर ड्राइंग आपकी अच्छी है तो इस डायग्राम को आप बना सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको भी कर लेना है और आंसर्स जो दिए हुए हैं इनको पढ़ लेना है, ठीक है बच्चे। अदरवाइज वैसे ही मैंने प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ करवा दिया है, सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं, लेकिन अब सैंपल पेपर्स की बारी है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है बस, ओके। अब आ जाता है संयोजन वियोजन अभिक्रियाएं रसायन विज्ञान के क्वेश्चंस, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा देनी है और ये भी 10 नंबर की आपकी आएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अभिक्रियाएं भी लिखनी है, तो आपको याद होती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज डेफिनेशंस तो जरूर याद करनी है हर अभिक्रिया की। अब वियोजन और संयोजन से एक चीज़ आपको क्लियर हो रही है कि वियोजन मतलब होता है कोई चीज़ अलग अलग होना, संयोजन मतलब होता है कोई चीज़ मिल जाना। तो इसके अंदर आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वियोजन अभिक्रिया का संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, नाम से ही क्लियर हो रहा है। और इसके बाद इसके अंदर जो है इसका ध्यान रखना है कि आपको ये देखना है कि संयोजन अभिक्रिया की अभिक्रियाएं क्या हैं, तो और वियोजन की क्या है। तो इसको आप अगर रट सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख के आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज सिर्फ डेफिनेशन भी लिख कर आओगे ना तब भी आपको एग्जामिनर जो है वो मार्क्स देगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसको आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है Na2CO3 10H2O का सामान्य नाम व उपयोग क्या है। तो धावन सोडा को बोला जाता है, ठीक है। तो इसके उपयोग की अगर बात करूँ सो इसके यूजेस जो हैं वो कौन कौन से हैं। अब ये 2 तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। धावन सोडे को ही Na2CO3 बोला जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, और ये क्वेश्चन आ भी रखा है पहले, तो धावन सोडे का आ जाए या नाम इसका रासायनिक समीकरण आ जाए, दोनों का ध्यान रखना है। तो इसके उपयोग क्या क्या है। धावन सोडे को कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कांच का उद्योग होता है, साबुन होता है, कागज होते हैं, ये उद्योग जो होते हैं वहाँ पर आपका धावन सोडा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा में बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के निर्माण में भी इसे प्रयोग किया जाता है। तो आपको इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है बच्चे। तो आई होप आपको ये चीज़ जो है क्लियर हो गई होगी। नीचे प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये भी अगले सैंपल पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसका खिलौने, सजावटी सामान बनाने के लिए और तल को समतल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसको भी आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो जो जो इंपॉर्टेंट मिलते जाए समझते रहिए। उसके बाद परमाणु साइज आवर्त में कैसे बदलता है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों की कौन सी धातुएं हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो परमाणु साइज आवर्त में कैसे बदलता है, इसका आंसर अगर बात करें, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उसी कक्ष में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बढ़ने के साथ साथ प्रोटॉनों की संख्या या नाभिक पर आवेश भी बढ़ता है। नाभिक पर धनात्मक आवेश बढ़ने के कारण संयोजी इलेक्ट्रॉनों को अधिक बल के द्वारा आकर्षित करता है, इसलिए परमाणु का आकार त्रिज्या कम होती चली जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या कम होती चली जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, और अलग तरीके से परमाणु साइज आवर्त में कैसे बदलता है, इस तरीके से भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चंस बदल बदल के बहुत बार पूछे जाते हैं और बहुत बार लिखा जाता है कि ये क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन अलग तरीके से है, तो बच्चे कंफ्यूज होकर उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। आगे जो है क्वेश्चन आ जाते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों मतलब कौन कौन सी धातुएं होती हैं। तो अगर आवर्त सारणी आप लोग फर्स्ट 20 तक भी याद करें तो बहुत अच्छी बात होगी, उनको याद करके जाइएगा, ओके। सो इस तरीके से कुछ आपको पीरियोडिक टेबल देखने के लिए मिलेगा, आवर्त सारणी देखने के लिए मिलेगी, जो आपकी सबकी बुक्स में अवेलेबल होगा 10th वालों की। तो इनको आपको पढ़ना है, समझना है, और इनके नेम्स आपको पता होने चाहिए। जैसे पूछ सकते हैं 5th नंबर पे क्या है, तो इसको आप थोड़ा सा ट्रिक से याद कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा अपने तरीके से रट सकते हैं। जैसे भी आपको पढ़ना हो, जैसे भी आपके टीचर्स ने करवाया हो, आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर टेबल की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरियम, कार्बन, सारे के सारे होते हैं, ये सारे के मिक्सचर होता है। तो आप इसको पढ़ना, अदरवाइज अगर नहीं याद होंगे तो मैं आपको
15-20 की ट्रिक के साथ इनको याद करवा दूंगी। एक शॉर्ट लेकर आऊँगी, उसके अंदर आपको सारे के सारे 15 तक आई थिंक वो ट्रिक के साथ याद करवाऊंगी, ताकि आप लोगों को वो ध्यान रहे, ठीक है। उसके बाद आगे जो है वो बायो के कुछ क्वेश्चंस हैं, यावत सरणी वाले आप लोग बुक से देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे बच्चे, ठीक है। और जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान से भी 10 नंबर के ये क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव में वृषण के क्या कर रहे हैं। मानव में वृषण शुक्राणु नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, ठीक है। वृषण नर लैंगिक हार्मोन उत्पन्न करते हैं जो शुक्राणुओं के बनने तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो है जिसके अंदर आवश्यक होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से। और नीचे कायिक प्रवर्धन वाला दिख रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलैंगिक प्रजनन का वह प्रक्रम जिसमें किसी जीव के कायिक भागों से मतलब कि प्रजनन किया जाता है, वो कायिक प्रवर्धन कहलाता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे पौधे होते हैं, तो कायिक प्रवर्धन भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद फूल की पिक्चर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लावर का डायग्राम आप लोगों को करके ही जाना है और उसके पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। जैसे आप देख सकते हो ये, और कितनी बार रिपीट है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। 5 नंबर का पूछा जाता है, 3 नंबर का ही पूछा जाता है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए। जैसे स्टेमन होता है, पिस्टिल होता है, ठीक है। और पॉलन ग्रेन्स कहाँ से होते हैं, तो वर्तिकाग्र, परागकोश, तंतु, ये हिंदी मीडियम के हैं, तो इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन जो है आगे आ जाता है कि स्वयं पोषी विषम पोषी, और जो पहले के क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर लीजिएगा, 2 मार्क्स में आने के चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन वो रिपीटेड क्वेश्चन नहीं थे। तो स्वयं पोषी और विषम पोषी पोषण में अंतर क्या है। स्वयं पोषी जो है वो अपना जो कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, नाम से ही पता लग रहा है। विषम पोषी जो है वो अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, तो इसको आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। इसके लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। स्वयं पोषी जो है वो क्लोरोफिल की नीड होती है उन्हें, और विषम पोषी जो है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो दूसरों पर निर्भर होते हैं, इसलिए उन्हें ज़रूरत नहीं है। स्वपोषी जो है सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु इस प्रकार के पोषण के लिए अनुकूलित हैं, मतलब इस स्वपोषी के अंदर कुछ पौधे तथा जीवाणु आते हैं। विषमपोषी सभी जंतु, कृमि, कवक तथा प्रोटोजोआ इस प्रकार के पोषण के लिए अनुकूलित हैं, मतलब इसके अंदर आते हैं। तो आप लोगों को इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी भाषा और इतनी ज़्यादा डीप मतलब तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। एग्जामिनर सिर्फ आपकी स्टेटमेंट देखता है कि आपको वो क्वेश्चन का अंदर का कॉन्सेप्ट पता है या नहीं है, ठीक है। तो रट्टा नहीं मारना है किसी ने भी। सो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। नीचे जो हैं आगे इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं कुछ, तो वो भी 15-20 नंबर आपको दिलाएंगे। तो इसी का सैम्पल पेपर का अगला पार्ट मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी, और वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे विद आंसर्स आप लोगों को साथ के साथ करवा दूँगी, ठीक है बच्चे। तो न्यू वीडियो के अंदर न्यू चैप्टर और न्यू सैम्पल पेपर के साथ जल्दी मिलूँगी। तब तक आप इन क्वेश्चंस को पढ़िए, इनको अच्छे से समझिए और याद करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो आप वहां से कुछ भी आपकी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम तक। न्यू वीडियो में जल्दी मिलूंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।